नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री नोट्स लास्ट पेपर पार्ट नंबर 2। हाँ जी, आपको बता दें बीए थर्ड ईयर वालों के लिए हिस्ट्री के नोट्स लेकर आए हैं, जो कि हिस्ट्री का अंतिम पेपर होगा, लास्ट पेपर होगा, जिसका पार्ट नंबर 2 कवर कराएंगे, जो कि अति लघुत्तरीय एवं लघुत्तरीय प्रश्न के तौर पर कराए जाएंगे। इससे पहले हम पार्ट नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियोज को देख सकते हैं। एंड आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे हम 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक, जबकि हम 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पार्ट नंबर फर्स्ट में कवर करा चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में 11 से 20 क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली पीडीएफ पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर पहुंचकर। यदि आप इस तरह से नहीं पहुंच पाते हैं तो आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं एंड उसमें जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी बाई श्याम सुंदर सर, और वहां आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसे ज्वाइन करने के बाद हमसे बनी हुई जितनी भी वीडियोज एंड पीडीएफ होती हैं उन सभी को आप पा सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण बताइए। तो यहाँ राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या क्या कारण थे उनको सभी को जान लेते हैं। राष्ट्रसंघ की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला था राष्ट्रसंघ का जन्म वर्साय की दुर्भाग्यपूर्ण संधि में हुआ था। इसकी काली छाया ने राष्ट्रसंघ को असफल बनाया। नंबर 2, संघ विश्वव्यापी नहीं था, विश्व के सभी राष्ट्र इसके सदस्य नहीं थे। अमेरिका इसका संस्थापक था किंतु वह भी इसका सदस्य नहीं था। नंबर 3 पर है अमेरिका ने राष्ट्रसंघ को सहयोग नहीं दिया। नंबर 4 है राष्ट्रसंघ के चार्टर में अनेक दोष थे। नंबर 5, इसके सदस्य राष्ट्रों ने मतैक्य नहीं था। नंबर 6 पर है विश्व की महाशक्तियों में राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों में आस्था नहीं थी। नंबर 7 पर है प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में अधिनायक प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिसने राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया। नंबर 8 है राष्ट्रसंघ महाशक्तियों के विशिष्ट गुट का शिकार हो गया था। नंबर 9 पर है उग्र राष्ट्रीयता की भावना ने राष्ट्रसंघ की सफलता के मार्ग में रोड़े अटकाए। जबकि क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रैंकफर्ट की संधि पर टिप्पणी लिखिए। आइए जान लेते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि क्या है और किस तरह की है। 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर फ्रांस तथा जर्मनी के बीच संधि हुई, जो फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से विख्यात है। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार हैं। नंबर पहली शर्त थी, इस संधि के अनुसार अल्सास, पूर्वी लॉरेंस, मेत्स तथा स्ट्रासबर्ग का समस्त क्षेत्र जर्मनी को दे दिया गया। इस क्षेत्र का केवल बेल्फोर्ट ही फ्रांस के पास रह गया था। जबकि नंबर 2 पर है फ्रांस ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 20 करोड़ पाउंड की धनराशि जर्मनी को देना स्वीकार कर लिया। इस धनराशि को अदा करने में यह शर्त रखी गई कि यह धनराशि 3 वर्ष के अंतराल में देनी होगी। नंबर 3 पर था इस संधि में यह शर्त रखी गई कि जब तक फ्रांस क्षतिपूर्ति की धनराशि अदा नहीं करता तब तक जर्मन सेनाएं फ्रांस की भूमि पर बनी रहेंगी और सेना का सारा व्यय फ्रांस को देना होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि अपमानजनक तथा कठोर थी, किंतु फ्रांस के पास इसको स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा न था। गणतंत्रवादियों ने इस संधि का विरोध किया और इसे राष्ट्रीय अपमान बताया। जिस उद्देश्य के लिए यह संधि की गई वह पूरा नहीं हुआ। फ्रांस में शांति स्थापित नहीं हो सकी और फ्रांस में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया, जो कि 1870 और 1871 ईस्वी के बीच हुआ। यह युद्ध विनाशकारी सिद्ध हुआ। जर्मनी के साथ होने वाले इस युद्ध के बाद फ्रांस में गृह युद्ध हुआ, जो कहीं उससे भी अधिक भयंकर सिद्ध हुआ। यह युद्ध पेरिस नगर का नियंत्रण करने वाली नगर सभा के सदस्यों तथा फ्रांस की सरकार के बीच हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सभा ने किया। इस सभा ने देश की कार्यपालिका अध्यक्ष थियर्स को चुना और राष्ट्र की स्थायी सरकार की स्थापना संबंधी मांग की उपेक्षा की। थियर्स अनिश्चित काल के लिए चुना गया। वह सभा की इच्छाओं को संतुष्ट करने हेतु उसी का एक अधीनस्थ कर्मचारी था और सभा द्वारा किसी भी क्षण पदच्युत किया जा सकता था।
जबकि इसमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, बर्लिन कांग्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए जान लेते हैं बर्लिन कांग्रेस क्या है और किस तरह से है। तो इसमें दिया हुआ है, ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने मांग की कि सैन स्टेफानो की संधि को यूरोपीय शक्तियों के एक सम्मेलन को संशोधन हेतु सुपुर्द किया जाए। उसका कहना था कि 1856 ईस्वी की पेरिस संधि में तुर्की साम्राज्य का उत्तरदायित्व जिन शक्तियों ने मिलकर अपने ऊपर लिया था, वे सब सैन स्टेफानो की संधि के विषय में निर्णय करें। उन शक्तियों में केवल सुल्तान और जार ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी भी सम्मिलित होने चाहिए। ब्रिटेन ने इस प्रस्ताव का तुरंत अनुमोदन किया। बिस्मार्क ने फ्रांसिस जोसेफ तथा जार अलेक्जेंडर द्वितीय को आश्वासन दिया कि जर्मनी को इस समस्या में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए सम्मेलन बर्लिन में बुलाया जाए और वह स्वयं उसमें ईमानदार दलाल का काम करेगा। जार को विवश होकर प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा और 1878 ईस्वी में बर्लिन में सम्मेलन हुआ। बिस्मार्क ने सम्मेलन का सभापतित्व किया। बर्लिन संधि जुलाई 1878 पर यूरोप की सभी बड़ी शक्तियों ने हस्ताक्षर किए। उसने सैन स्टेफानो की संधि में महत्वपूर्ण संशोधन कर दिए। उसकी शर्तें इस प्रकार थीं। नंबर 1, रूस को बसराविया की पट्टी तथा आर्मीनिया कि वे जिले जो उसे सैन स्टेफानो की संधि के अनुसार मिलने थे, प्राप्त हो गए। नंबर 2 पर था, ऑस्ट्रिया को बोस्निया तथा हर्जिगोविना पर शासन करने का अधिकार दे दिया गया, किंतु शर्त यह थी कि वह उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाएगा। इसके अतिरिक्त उसे दक्षिण पूर्वी सर्बिया के नेनो विबाजार नामक प्रांत में अपनी सेना रखने का अधिकार दे दिया गया। सर्बिया तथा मोंटीनीग्रो में उसे विशेष व्यापारिक रियायतें प्राप्त हो गईं। जबकि पॉइंट नंबर 3 था, सैन स्टेफानो की संधि के अनुसार रोमानिया, मोंटीनीग्रो और सर्बिया को जो स्वाधीनता स्वीकार कर ली गई थी उसे मान्य कर दिया गया। नंबर 4, रोमानिया को बसराविया का क्षेत्र रूस के हवाले करना पड़ा और उसके बदले में डॉब्रूजा मिल गया। जबकि क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए। आइए जान लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या सिद्ध हुए थे। तो इसमें दिया है, 1914 से 18 ईस्वी का महायुद्ध इतिहास की एक बड़ी भयंकर विनाशकारी घटना थी। इस युद्ध में 36 राष्ट्रों ने भाग लिया, जिनमें 32 मित्र राष्ट्रों के साथ थे और 4 केंद्रीय शक्तियों के साथ थे। इस युद्ध में अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ, टैंक काम में आए, विषैली गैसों का प्रयोग हुआ, हवाई जहाज़ों से गोले बरसाए गए, समुद्र में पनडुब्बियों ने भयंकर विनाश किया और शत्रुओं के प्रहार से असैनिक नागरिक जनता भी ना बच सकी। इस युद्ध में संसार के सभी देशों ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। इस युद्ध में 36 राष्ट्रों के लगभग 6.5 करोड़ व्यक्तियों ने भाग लिया। इसमें विभिन्न राष्ट्रों की जनशक्ति और धनशक्ति को जो विनाश हुआ उसका आकलन नहीं किया गया है और ना ही किया जा सकता है। उस पर दृष्टिपात करने से छात्रों को सरलता से यह बात समझ में आ जाएगी कि युद्ध कितने विनाशकारी हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध के गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम भी हुए। इस युद्ध में कुल मिलाकर 80 लाख आदमी मारे गए। घायलों की संख्या 2 करोड़ 10 लाख थी। युद्ध में जवान लोग मारे गए, जिसकी कीमत यूरोप को आगे चलकर चुकानी पड़ी थी। इस युद्ध में अपार संपत्ति का विनाश हुआ। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस युद्ध में 18,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलनों ने जोर पकड़ा, राजतंत्र का ह्रास हुआ और गणतंत्र का उदय हुआ। राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, साम्यवाद का उदय हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीय तथा विश्व शांति के आदर्श का उदय हुआ। किंतु दूसरी ओर कुछ देशों में अधिनायक तंत्र का उदय हुआ, जैसे इटली तथा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्र संघ की उपलब्धियां क्या क्या हैं। आइए जान लेते हैं राष्ट्र संघ की उपलब्धियों के बारे में। नंबर 1, मानवीय सफलताएं मिली। मानवीय सफलताओं के बारे में जानते हैं पॉइंट वाइज। नंबर 1 पॉइंट है इसमें, स्त्रियों और बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अफीम आदि द्रव्यों के व्यापार को रोकने का प्रयास किया। नंबर 2, टाइफाइड, हैजा, चेचक और मलेरिया की रोकथाम का प्रयास। नंबर 3, मजदूरों की अवस्था में सुधार के प्रयास। नंबर 4, 26 राष्ट्रों के 4 लाख युद्धबंदियों को वापस घर पहुंचाया गया। नंबर 5, राष्ट्रों के आर्थिक
पुनर्निर्माण में मदद की। नंबर 6 शांति संधि से उत्पन्न दायित्वों का निर्वाह किया। नंबर 7 आदेश प्रथा द्वारा कई प्रदेशों की शासन व्यवस्था संभाली। इसमें नंबर 2 है युद्ध रोकने में सफलता, युद्ध रोकने में भी सफलता मिली थी। आइए जानते हैं। जब तक झगड़ा छोटे राष्ट्रों में रहा, राष्ट्र संघ ने उसको सुलझाया। नंबर 1 पॉइंट है इसमें, हॉलैंड द्वीप समूह पर जो बाल्टिक सागर में स्थित था और जिस पर स्वीडन तथा फिनलैंड की निगाहें थी, उसको सुलझाया गया। इसी में नंबर 2 पर पॉइंट दिया गया है, 1921 ईस्वी में ऊपरी साइलेसिया का जर्मनी तथा पोलैंड के बीच जनमत द्वारा बंटवारा करवाया। नंबर 3 1925 ईस्वी में ग्रीस ने बुल्गारिया पर आक्रमण किया तो राष्ट्रसंघ ने उसे रोका। नंबर 4 1932 ईस्वी में पेरू और कोलंबिया के बीच तेरेबिया को लेकर जो झगड़ा था उसको सुलझाया गया। नंबर 5 अल्बानिया के प्रश्न पर यूनान और यूगोस्लाविया यानी कि यूनान और यूगोस्लाविया में समझौता करवाया गया। नंबर 6 पर ट्रांसिल्वानिया को लेकर हंगरी और रोमानिया के बीच जो संघर्ष था उसको सुलझाया गया। जबकि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1917 की रूसी क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालिए। आइए जानते हैं 1917 की रूसी क्रांतियों के क्या क्या कारण थे। नंबर 1 था जार के निरंकुश शासन से जनता ऊब चुकी थी। नंबर 2 उस समय रूस में सामंतों के अत्याचार चरम पर थे। नंबर 3 चर्च ने राजाओं के अत्याचारों का समर्थन किया, इससे रूस के प्रबुद्ध लोग चर्च के विरुद्ध हो गए। नंबर 4 नौकरशाही ने भी जनता पर अत्याचार किए। नंबर 5 उस समय रूस के आर्थिक दशा दयनीय हो गई थी। नंबर 6 मध्यम वर्ग में गहरा असंतोष पैदा हो गया था। नंबर 7 जनता पर कार्ल मार्क्स की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। नंबर 8 1905 की रूसी क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। नंबर 9 प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेनिन की नवीन आर्थिक नीति के बारे में समझाइए। आइए जानते हैं लेनिन की नवीन आर्थिक नीति किस तरह की थी। यद्यपि लेनिन अपने विरोधियों का दमन करने में पूरी तरह से सफल रहा, फिर भी वह रूस की पतनोन्मुख आर्थिक दशा से भयभीत था। वह एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। वह रूस की आर्थिक दशा में तुरंत परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण सजग था ताकि जनसाधारण के असंतोष को दूर किया जा सके। इसलिए उसने फिर से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौट जाने का निर्णय किया और 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति NEP की घोषणा की। वस्तुतः यह नीति पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक समझौता था। इसके माध्यम से कृषि, उद्योगों, कारखानों आदि में अनेक परिवर्तन किए गए। इस नीति के निम्नलिखित विशेषताएं थी। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं थी। नंबर 1 पर थी किसानों से अनाज की वसूलियाबी तुरंत बंद कर दी गई और इसके बदले में निश्चित कर देने का आग्रह किया गया। नंबर 2 पर थी किसानों को खुले बाजार में अपने अनाज को बेचने की आज्ञा प्रदान की गई। नंबर 3 आंतरिक व्यापार से प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। नंबर 4 लघु पैमाने पर व्यक्तिगत कारखाने चलाए जा सकते थे और इनके स्वामी अपनी इच्छानुसार माल को बना अथवा बेच सकते थे। नंबर 5 पर थी केवल बड़े कारखानों पर राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत को लागू किया गया था। नंबर 6 थी कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यक्तिगत फुटकर व्यापार की भी आज्ञा प्रदान कर दी गई थी। नंबर 7 पॉइंट था इसमें, रूस में पूंजी का अत्यधिक अभाव था, इसलिए विदेशी पूंजीपतियों को बड़े पैमाने पर खेती व इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में लाभ व साझेदारी की रियासतों की आज्ञा प्रदान कर दी गई थी। नंबर 8 था अनिवार्य श्रम की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के सुधार बताइए। आइए जान लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, काफ़ी बार नाम सुना है इसका भी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के सुधार कौन कौन से थे, आइए जानते हैं। नंबर 1 था मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की में गणतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना करके जनता को राहत प्रदान की। नंबर 2 उसने एक सदन वाली संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की। नंबर 3 कमाल पाशा ने घोषित किया कि वे सभी लोग जो तुर्की में निवास करते हैं, तुर्की भाषा बोलते हैं, तुर्की आदेशों का पालन करते हैं, तुर्की कानूनों का पालन करते हैं और तुर्की को अपना राष्ट्र समझते हैं, वे सभी तुर्की के नागरिक समझे जाएंगे। नंबर 4 पर थी जनता शासन से सर्वोच्च मानी जाएगी। नंबर 5 थी राष्ट्र हित में बड़े कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। नंबर 6 पर थी देश के विकास की गति को तेज किया जाएगा। नंबर 7 तुर्की का राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, इसमें किसी भी धर्मावलंबी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता होगी।
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टालिन पर टिप्पणी लिखिए। आइए जान लेते हैं स्टालिन पर टिप्पणी किस तरह से आप लिख सकते हैं। लेनिन के बाद स्टालिन ने साम्यवादी रूस का नेतृत्व किया। उसके काल में भी रूस में साम्यवादी विचारधारा का विकास क्रम जारी रहा। स्टालिन के उदय से पूर्व रूस के अन्य देशों से संबंध अच्छे नहीं थे, किंतु स्टालिन के उदय के साथ साथ विदेशी नीति के क्षेत्र में एक नए युग का आगमन हुआ। उसने यह अनुभव किया कि पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि विदेशों के साथ मधुर संबंध बनाए जाएं। उसने रूस के पुनर्निर्माण के लिए सभी साधनों का उपयोग करने का संकल्प किया, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति की स्थापना के बिना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त स्टालिन को रूस के औद्योगिकरण के लिए विदेशी पूंजी तथा विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। इसलिए स्टालिन की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना था और रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा करना था। विदेश नीति के क्षेत्र में स्टालिन की अग्रलिखित उपलब्धियां थीं। आइए जान लेते हैं कौन कौन सी इनकी उपलब्धियां थीं। नंबर 1 पर थी 1928 ईस्वी में यूरोप की कुछ बड़ी और छोटी शक्तियों ने केलाओ-ब्रियां पैक्ट पर हस्ताक्षर किए और युद्ध की नीति को त्यागने का वचन दिया। रूस ने भी 1929 ईस्वी में इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। नंबर 2 था सन 1931 ईस्वी से 1932 ईस्वी में रूस ने अपने पड़ोसी देशों फिनलैंड, पोलैंड, फ्रांस, अफगानिस्तान, एस्टोनिया आदि से अनाक्रमण समझौता नॉन एग्रेशन पैक्ट कर लिया। नेक्स्ट था इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 3, स्टालिन राष्ट्र संघ के साथ भी सहयोग की नीति को अपनाना चाहता था। प्रारंभ में रूस राष्ट्र संघ का घोर विरोधी था। बोल्शेविक इस संगठन से घृणा करते थे और उसे वर्साय की उत्पत्ति और नितांत शर्मनाक संधि कहते थे, किंतु समय के साथ साथ उनके इस दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लगा। चूंकि स्टालिन शांति को सर्वाधिक महत्व देता था और वह जर्मनी और जापान की आक्रामक कार्यवाहियों से संदेह में पड़ा हुआ था, इसलिए उसने राष्ट्रसंघ के प्रति अपने पहले दृष्टिकोण में परिवर्तन किया और सहयोग की नीति को अपनाया। फ्रांस, इंग्लैंड, इटली तथा यूरोप के कुछ अन्य छोटे राज्यों के समर्थन से 1934 ईस्वी में रूस को राष्ट्रीय संघ की सदस्यता प्राप्त हो गई थी। नंबर 4 था 1933 ईस्वी में सुदूर पूर्व में जापान के उदय के कारण अमेरिका और रूस के परस्पर मधुर संबंध हो गए थे और दोनों ने 1933 ईस्वी में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए, जिसके अनुसार दोनों ने एक दूसरे की सीमाओं को स्वीकार कर लिया और एक दूसरे के विरोध में प्रचार करना बंद कर दिया था। अमेरिका ने रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी थी। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ने से आपको बता दूं, यदि आपको हमारे चैनल से थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है, आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल भी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे कि तुरंत ही हमारी बनी हुई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पर पहुंच सके। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं एंड साथ ही साथ सभी तरह की वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। हिटलर के आदर्श सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए जानते हैं हिटलर के कौन कौन से आदर्श यानी कि हिटलर के कौन कौन से सिद्धांत थे। नंबर 1, हिटलर का जर्मन परंपराओं पर अटूट विश्वास था। नंबर 2, हिटलर का प्रमुख सिद्धांत विरोधी तत्वों का उन्मूलन करता था। नंबर 3, जर्मन नस्ल की श्रेष्ठता को अपना आदर्श बनाना। जबकि 4 था यहूदियों का विरोध करना और उनकी जर्मनी से बाहर निकालना। नंबर 5 था कैथोलिक सिद्धांतों का विरोध करना। नंबर 6, हिटलर की मान्यता थी कि मनुष्य कुछ भी नहीं, राज्य सब कुछ है। नंबर 7 पर था हिटलर का आदर्श उपयोगितावादी राष्ट्र की स्थापना करना था। नंबर 8 था उसने उग्र राष्ट्रवाद को अपना आदर्श माना। जबकि नंबर 9 पर था लोकतंत्र का दमन करना और अधिनायक तंत्र की स्थापना करना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो चुके हैं। यदि आप अन्य ऐसे ही क्वेश्चंस पाना चाहते हैं, अन्य पार्ट्स को देखना चाहते हैं, पार्ट नंबर 3 को देखना चाहते हैं, 4th को देखना चाहते हैं, 5th को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ हमने सभी तरह के वीडियोज़ डाले हुए हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना बता दें, यदि आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं या आप हमारी किसी भी बनी हुई वीडियो की PDF बिल्कुल फ्री पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे वीडियो की
डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। एंड आपको बता दें, यदि आप वहाँ से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप अपने मोबाइल में डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप खोल सकते हैं और वहाँ सर्च कर सकते हैं स्टडी बाई श्याम सुंदर सर, और वहाँ हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जितनी भी सेवाएं हो पाती हैं उन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।